हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 त्रिभुज। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए इस चैप्टर 7 त्रिभुज में पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को त्रिभुज के बारे में जानना है। तो त्रिभुज का पहले आप लोग पीछे के क्लास में डिफिनीशन उसका पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर आप लोग जानेंगे। तो देखिए त्रिभुज का डिफिनीशन, परिभाषा कहते किसको है? त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये तीन इसमें रेखा दिए गए हैं, तीनों से ये बंद आकृति हुआ है। बंद मतलब चारों तरफ से बंद है, बंद यहाँ जरूर कहेंगे। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में आप लोग नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं। शीर्ष के बारे में यहाँ भी आप लोगों को जानना है। शीर्ष क्या होता है, कितने शीर्ष होंगे, भुजा कितने होंगे और कोण। तो ये भी यहां समझ सकते हैं आप लोग। देखिए शीर्ष कहते किसको हैं? त्रिभुज की दो भुजाएं। देखिए त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं जिस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, दो भुजाएं देखिए यहां पर मिली हुई हैं, तो इसी को कहते हैं शीर्ष। जैसे यहाँ हमने B लिखा हुआ है तो शीर्ष का नाम हो गया B। शीर्ष मतलब बिंदु को कहते हैं, जिस बिंदु पर दो त्रिभुज की दो भुजाएं मिली हों, रेखाएं मिली हों, उसी को, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दिया अगर ऐसे, तो यहाँ पर भी दो रेखाएं मिली हुई हैं, तो एक शीर्ष ये हो गया है, ये बिंदु, और यहाँ पर भी दो रेखाएं मिली हुई हैं तो एक शीर्ष यहाँ भी हो गया है। तो इस तरह से त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? तीन शीर्ष। तीन शीर्ष होंगे और उनका नाम लिखना होगा, तो क्या क्या लिखेंगे नाम? तीन शीर्ष हैं, नाम उनका क्या क्या है? एक का नाम A है, एक का नाम B है और एक का नाम C है। मतलब तीन शीर्ष होते हैं A, B और C। भुजाएं कितनी होती हैं? जिन तीन रेखाओं से त्रिभुज बना होता है, उन्हीं रेखाओं की जो लंबाई होती है, रेखा होती है, उसी को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। जिन रेखाओं से त्रिभुज बना होता है उन रेखाओं को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और देखिए भुजाओं का नाम लिखना होता है, तो भुजाओं को कैसे लिखते हैं? जैसे हमने ABC अलग अलग लिख दिया, तो यहाँ पर भुजा का मतलब क्या हुआ? लंबाई। जैसे हमने ऐसे खींच लिया A से B तक, तो ये भुजा का मतलब A से B मतलब लंबाई। तो यहाँ पर तीन भुजाएं होती हैं,
ए बी, एक का नाम हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन है, भुजा ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया। तो ये 3 भुजाएं हैं। भुजाओं को ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं, ए बी या बी ए, बी सी या सी बी, सी ए या ए सी, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए कोण क्या होते हैं। तो देखिए कोण क्या होते हैं त्रिभुज में। जब देखिए त्रिभुज की 2 भुजाएं किसी शीर्ष पर मिलती हैं तो दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, इसके और इसके बीच कितना झुकाव हुआ है, यही कोण कहलाता है। तो यहाँ आप लोग त्रिभुज में देख सकते हैं 2 भुजाओं के बीच का झुकाव यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है। मतलब 3 कोण भी होते हैं, उनका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो कोण को देखिए 2 तरह से लिखते हैं। अब देख लीजिए कैसे कैसे लिखेंगे। यहां लिख सकते हैं कोण ए, देखिए इसको कहते हैं कोण ए, फिर कोण बी, फिर कोण सी। तो ऐसे कोणों को लिखते हैं। और शुद्ध रूप में देखिए ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। कोण ए को लिखना है तो वो नाम बीच में होना चाहिए। कैसे, तो हम लोगों को कोण ए लिखना होगा तो या तो यहां से शुरू करेंगे बी ए सी, या तो यहां शुरू करेंगे सी ए बी, ऐसे लिखते हैं। देखिए कोण ए का नाम हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोण यहां से नहीं शुरू करेंगे, यहां शुरू कर लेंगे, कोण बी ए सी, जो नाम बीच में आएगा वही कोण माना जाता है। देखिए कोण बी ए सी। अब देखिए इसको भी हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। बी ए सी को हमने यहां से किया तब भी ए बीच में आया, इधर से भी लिख सकते हैं सी ए बी, हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं कोण सी ए बी। तो इस तरह से हम लोग कोण को लिखते हैं। तो 3 तरह से हम लोगों ने देखिए लिखा, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर देखिए इसी तरह से कोण बी का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां शुरू कर सकते हैं ए बी सी, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी, या हम लोगों को बी लिखना था तो यहां शुरू किए, यहां शुरू कर सकते हैं सी बी ए, कोण सी बी ए। इसी तरह से देखिए कोण सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी को लिखना तो यहां शुरू कर देंगे, यहां से भी, तो यहां से लिखना हो तो बी सी ए लिखेंगे, कोण बी सी ए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, बीच में आना चाहिए, कोण ए सी बी। तो इस तरह से हम लोग कोणों का नाम लिखते हैं। तो ऐसे जब त्रिभुज केवल दिया होगा तो कोण ए, कोण बी, कोण सी भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे फिगर बना होता है, ऐसे भी बने होते हैं, कुछ बढ़ा दिया गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो देखिए यहां से अब क्या होता है, अब यहां से ए बी सी नहीं लिख पाएंगे। जब ऐसे फिगर हो गया तो कोण ए, कोण बी, कोण सी नहीं लिख पाएंगे, तब शुद्ध नाम यही लिखना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कोण ए कहने का मतलब यहां भी देखिए कोण बना है, यहां भी कोण बना है और एक इधर भी कोण है यहां। तो अब केवल कोण ए कहेंगे तो कौन सा कोण, इससे पता नहीं चलता है। तो इसलिए कोण का नाम ऐसे लिखना शुद्ध होता है। केवल ऐसे त्रिभुज दिया हो तो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। तो इस तरह से त्रिभुज का नाम लिखना आप लोग जानते हैं, निचले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने जान लिया जब त्रिभुज, उसके शीर्ष, भुजा और कोण क्या होते हैं, कितने कोण होते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसको आप लोग याद रखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ा जाएगा कभी भी तो हमेशा कितना आएगा, 180। अब इसमें कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है तीनों में, लेकिन तीनों जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, 180 अंश ही आएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। फिर इसमें आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यहाँ से अब इसका हमेशा यूज होगा, हर क्लास में यूज होगा और कई चैप्टर में भी इसका यूज होगा।
तो आप लोग ध्यान से इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अब आप लोग सर्वांगसम आकृतियां और सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां किसको कहेंगे? जिन आकृतियों की आकार और माप समान हो, उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। अब देखिए जिन आकृतियों का ऐसे का लिख लेते हैं इसको, जिन आकृतियों का आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। आकार और माप का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ग अगर ले लिया और एक यहां पर हमने त्रिभुज ले लिया। ध्यान से समझिएगा, इसका मान लीजिए भुजा 5 सेमी का है, 5 cm का है इसका भुजा, और इसका भी मान लीजिए 5 cm का है। अब देखिए क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम आकृति किसको कहेंगे? सर्वांगसम का मतलब होगा, अभी हमने बताया सर्वांगसम सभी प्रकार से बराबर होने चाहिए। तो सर्वांगसम आकृति होगा कैसे? कहा गया है जिन आकृतियों का आकार और माप। आकार किसको कहते हैं? आकार मतलब एक जैसे हों, सेम फिगर हों। एक जैसे मतलब ये वर्ग है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? वर्ग ही होना चाहिए, तभी तो दोनों का आकार समान हुआ। आकार इसी को कहते हैं। ये नहीं कि एक हमने वर्ग ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, तो इसके आकार कहाँ समान हुए? आकार समान नहीं है दोनों के। तो आकार भी समान होने चाहिए, मतलब एक जैसी आकृतियों में हम लोग तुलना करेंगे। ये नहीं कि एक वर्ग है एक त्रिभुज तो तुलना कर दिए तो आकार समान नहीं हुए। आकार दोनों के समान होने चाहिए, और आगे क्या कहा है? माप भी समान होने चाहिए। माप का मतलब, अब अगर मान लीजिए हम ऐसे एक और वर्ग बना लेते हैं, इसका भुजा दे दिया है 3 सेमी। क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? तो ये भी सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? दोनों का आकार तो समान है, मतलब ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, लेकिन माप दोनों का समान नहीं है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्वांगसम आकृति किसको कहेंगे? जिन आकृतियों का माप भी समान होगा। माप मतलब जितने लंबाई चौड़ाई का वो हो उतने ही का ये भी हो, और उनका आकार भी समान हो। अगर वर्ग है तो वर्ग ही हो, मतलब दोनों हर तरह से समान होंगे, उन्हीं को कहेंगे सर्वांगसम आकृतियां। तो ये कोई सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। सर्वांगसम आकृतियां कौन होती हैं उसको अब हम लोग देखते हैं।
तो आप लोग देखेंगे वृत्त उतने अच्छा से बना नहीं है, लेकिन ध्यान देते हैं दोनों को। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या 3 cm है और इसका भी त्रिज्या 3 cm है। अब देखिए, अब आप लोग फिगर को, ये पहला वाला फिगर मान लीजिए ये हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया। अब आप लोग बताएंगे ध्यान से, ये दोनों आकृतियां क्या हैं? दोनों वर्ग हैं, ये वर्ग हैं और ये वृत्त हैं। अब आप लोगों को बताना है कि ये आकृतियां सर्वांगसम हैं कि नहीं। सर्वांगसम का मतलब आप लोग समझेंगे। सर्वांगसम कैसे होंगे? उनका आकार भी समान होना चाहिए और माप भी। तो देखिए, ये दोनों का आकार समान है, मतलब दोनों वर्ग हैं, आकार हो गया समान। तो एक चीज तो हो गया समान। दूसरा क्या? उनके माप भी समान होने चाहिए। देखिए 5 सेमी भुजा का ये भी वर्ग है। 5 वर्ग मतलब चारों तरफ का 5 ही होगा, इसका भी चारों तरफ का 5 ही है, मतलब दोनों का आकार भी समान और माप भी समान। तो ये दोनों क्या हो गए? यही दोनों हो गए सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम इन्हीं को कहेंगे। अब देखिए, जैसे वृत्त है, सर्वांगसम का मतलब हुआ क्या? अगर हम इस वाले को उठा के हम लोग इस पर रख दें तो क्या होगा? ये पूरे तरह से इसी वाले पर ये रखा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक का सिक्का लेते हैं, दोनों एक ही साल वाले समान सिक्का हो गए, तो क्या होंगे? अगर एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो क्या होंगे? दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो उसी को कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। अब जैसे इन दोनों को हम लोग देखते हैं, वृत्त हैं, इसका भी त्रिज्या 3 सेमी है, मतलब 3 सेमी का हमने लेके एक वृत्त बनाया और फिर 3 सेमी का लेके एक वृत्त बनाया। अब दोनों वृत्तों को अगर हम लोग एक दूसरे को ऊपर रखें तो ये भी इसको ढक लेगा या ये भी इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। मतलब दोनों आकृतियां क्या हो गई? दोनों का आकार समान है, क्योंकि दोनों वृत्त हैं और दोनों का माप भी समान है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का हमने आप लोगों को चिन्ह बताया कि ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। अब आप लोगों को जब सर्वांगसम आकृतियां समझ में आ गई कि सर्वांगसम आकृतियां कहते किसको हैं, तो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। सर्वांगसम आकृतियां तो आप लोगों ने समझा कि सर्वांगसम कहते किसको हैं, लेकिन आप लोगों को जानना है सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं।